वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिलचस्प कहानी मुक़द्दर का 17 पार्ट शुरू हो रहा है। समाप्त फरमाइए और इंजॉय करते रहिए। वो कुछ अजीब सा मिजाज रखता है, ना वो किसी पर एहसान जताना चाहता है और ना अपना नाम करना चाहता है। नेकी करता है और दरिया में डाल देता है। मुझे ऐसे फरिश्ते से मिलना चाहिए। मैं इसे ढूंढ निकालने की कोशिश करता हूँ। इसने राब्ता ख़त्म किया और महातर को हिदायत बुलाया। महातर ने आकर सल्यूट किया। ज़ीशा ने इसे एक पर्ची पर टैक्सी का नंबर देते हुए कहा, इस नंबर के ज़रिए मालूम करना है कि टैक्सी चलाने वाला कहाँ रहता है। तुम ट्रैफिक पुलिस वालों के ताउन से जल्द मालूम कर सकते हो। यस सर, मैं अभी जा रहा हूँ। आपको इत्तला देना चाहता था कि कल गुल खानम आई हुई है। उसने चौकड़ी से देखा, फिर कहा, इसे यहाँ भेज दो। माता सल्यूट करके चला गया था। थोड़ी देर बाद गुल खानम अंदर आई। इसने कहा, मैंने तुमसे कहा था तुम 7 बजे आओगी, तब तुम्हें यावर खां से मिलने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आप यकीन करेंगे, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक सो गई थी, लेकिन क्या करूं, अंदर से बेचैनी थी। 4 बजे ही आँख खुल गई। इसके बाद सो ना सकी, यहाँ चली आई। आप नाराज़ ना हो। मैं एक मुतालिका औरत वक्त के अय्याम घर की चारदीवारी में गुजारती है या बाहर नहीं निकलती, किसी का सामना नहीं करती, और तुम दीनी अहकाम के ख़िलाफ़ घर से निकल कर यहाँ आ गई हो। मज़ीद ये कि जिसने तुम्हें तलाक दी है, इसके सामने जाना चाहती हो। तुम यूँ चादर लपेट कर भी गलती कर सकती हो। मैं नहीं आती, लेकिन जब गलतियाँ सरजद हो जाती हैं तब बात समझ में आती है। खुदा के लिए आप दीनी अहकामात की बात ना करें, मुझ पर भरोसा करें। मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। यावर से दूर रहूँगी। कुछ बातें करूँगी, दिल को तसल्ली हो जाएगी तो यहाँ वापस आ जाऊँगी। इसने एक सिपाही को बुलाकर हुक्म दिया, इन्हें यावर खां के पास ले जाओ, मगर हवालत का दरवाज़ा ना खोलना। वो वहाँ से उठकर सिपाही के साथ चलती हुई दफ्तर के मखसूस हिस्सों से गुजरती हुई एक कमरे की तरफ आई। इस कमरे में आईनी सलाखों वाला दरवाज़ा था। यावर खां इन सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठा था। सिपाही ने कहा, खान, तुम्हारी मुलाकात आई है। इसने सर उठाकर देखा। वो चादर में लिपटी हुई थी। चेहरा भी छुपा हुआ था। सिर्फ 2 आंखें दिखाई दे रही थी। इन्हें देखते ही तेज़ी से चलता हुआ दरवाजे के पास आया। फिर आईनी सलाखों को थाम कर बोला, गुल खानम, मेरी गुले जां, मेरा दिल कहता था तुम ज़रूर आओगी। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगी। मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच कर लाएगी और तुम खींची चली आई हो। गुल खानम ने सिपाही को देखकर कहा, तुम यहाँ से जाओ। वो चला गया। इसके जाने के बाद इसने कहा, मुझे इस अंदाज से मुखातिब ना करो। मैं अब तुम्हारी कोई नहीं हूँ। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम अब मुझे मोहब्बत से पुकारने का भी हक़ नहीं रखते हो। ऐसी बातें ना करो। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, मैं तुम्हें मोहब्बत से पुकारता रहूँगा। तुमने मुझे तलाक देकर मुझ पर और अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अपने वजूद को मेरे वजूद से काट डाला है। अब ना मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ और ना तुम मेरे पास आ सकते हो। हमें कौन रोकेगा? गुल खानम, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। किसी ने ये नहीं सुना है कि मैंने तुम्हें तलाक दी थी। खुदा सुनता है, खुदा जानता है, इससे कोई छुपा नहीं रहता। ये बात गिरे में बांध लो। अब तुम्हारा मेरा मिलाप नहीं हो सकता। हम दरिया के 2 किनारे बन चुके हैं। तुम यहाँ आई हो, इससे साफ पता चलता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है।
اور تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ تمہارا دل آج میرے لیے دھڑک رہا ہے۔ میں انکار نہیں کروں گی، تم میری زندگی کا پہلا اور آخری پیار ہو اور آخری ہی رہو گے۔ اس کے باوجود اب ہم نہیں مل سکیں گے۔ تم نے طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تم ابھی محبت سے نہیں آئی ہو؟ ہاں، محبت سے آئی ہوں، اور کہنے آئی ہوں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد تم بے گناہ ثابت ہو چکے ہو۔ تم نے میرے بچے کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میری بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اپنی شکایتیں واپس لے رہی ہوں۔ اس طرح تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ گل خانم، میں جانتا تھا کہ ایسے برے وقت میں کوئی میرا اپنا ساتھ نہیں دے گا۔ تم ہی ہزار ناراضگی اور مخالفوں کے باوجود میرے کام آؤ گی اور کام آ رہی ہو۔ میں تو کام آ رہی ہوں، لیکن ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ تم رہا ہونے کے بعد میرے گھر کی طرف آؤ گے اور مجھ سے ملنا چاہو گے تو وہ ہم دونوں کو بے حیائی کے الزام میں گرفتار کریں گے، پھر ہمارے خلاف مقدمہ چلے گا۔ لہٰذا یہ ابھی طے کر لو کہ یہاں سے رہا ہونے کے بعد تم میری طرف نہیں آؤ گے۔ ایسی رہائی کا کیا فائدہ کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے، تم سے باتیں نہ کر سکوں، تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی۔ اس سے بہتر ہے میں ایک قیدی بن کر ساری زندگی کسی کال کوٹری میں گزار دوں۔ اب کال کوٹری میں رہو یا آزاد پرندے کی طرح کھلی فضاؤں میں پرواز کرتے رہو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں تمہیں رہائی دلانے کا فرض ادا کر رہی ہوں، اس کے بعد میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نہیں خانم، میں رہائی حاصل کروں گا، لیکن کچھ ایسا کرو کہ میں تمہیں دیکھ سکوں، دور ہی دور سے اپنے دل کی باتیں تم سے کہہ سکوں۔ وہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر بولی، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں دور ہی سے دیکھنے کی اجازت دوں گی، لیکن ہم بھی قریب نہیں آئیں گے۔ تم میری کوٹھی کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں رہائی حاصل کرنے کے بعد دین کے عالموں سے ملوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ میری گل خانم پھر کس طرح مجھے مل سکتی ہے۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھٹکتا رہوں گا، تمہاری دہلیز پر سر پھوڑتا رہوں گا، مگر تمہیں ایک دن حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ اس کے جذباتی باتیں نہ سن سکی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہاں رہے گی تو سچ مچ اس کی طرف کھینچی چلے جائے گی، لہٰذا وہ فوراً ہی وہاں سے چلتی ہوئی ذیشان کے کمرے میں آ گئی۔ یاور خاں کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس نے چہرے سے پردہ ہٹا لی۔ اب ذیشان کے سامنے بیٹھی یوں ہانپ رہی تھی جیسے بہت دور سے دوڑتی آئی ہو۔ اس کا گورا گلابی چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے رخسار پر انگارے دہک رہے ہوں۔ وہ اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ سلاخوں کے پیچھے تھا، اس سے بہت فاصلے پر تھی۔ اس مختصر سی ملاقات میں تمہارا یہ حال ہو رہا ہے تو آئندہ کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بڑی محبت سے بولی، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، وہ مجھے بہت چاہتا ہے، دل و جان سے چاہتا ہے، اور اب مجھ سے محروم ہو گیا ہے۔ تم عجیب باتیں کرتی ہو، محروم تو تم اس وقت ہوئی ہو اور اس سے ہمدردی ظاہر کر رہی ہو۔ آپ نہیں جانتے وہ تنہا ہو گیا ہے، میرے بغیر کیسے زندگی گزارے گا؟ سب ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار لیتے ہیں، مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے، لیکن جو زندہ رہ کر بچھڑتے ہیں ان کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر ارادہ کیا ہے؟ جلدی بولو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ دینی احکامات کے مطابق کبھی اس کے روبرو بہت قریب نہیں جاؤں گی، دور سے ملاقات ہوگی اور دور سے باتیں ہوں گی۔ اس نے اپنا پرس کھولا، اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ 50,000 روپے ہیں، آپ اسے رہا کرتے وقت اسے دے دیں، اس کے کام آئیں گے۔ اچھی بات ہے، میں اسے دے دوں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ غیرت مند ہے، میری دی ہوئی رقم نہیں لے گا۔ آپ اسے سختی سے کہہ دیں کہ رقم نہیں لے گا تو اسے رہائی بھی نہیں ملے گی، تب شاید اسے قبول کر لے۔ وہ اٹھ کر بولی، میں جانتی ہوں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، پھر کسی وقت آپ سے ملوں گی، خدا حافظ۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے ماتحت
ने इंटरकॉम पर कहा, सर मैं पाशा जानी को यहाँ ले आया हूँ, इसे यहाँ भेज दो। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हल्का सा दरवाज़ा खुला। फिर पाशा जानी ने पूछा, मैं आई कम इन सर? इसने कहा, यस कम इन। इसे तौक़्क़ो नहीं थी कि एक टैक्सी ड्राइवर अंग्रेज़ी बोलेगा। इसने अंदर आकर सलाम किया। ज़ीशान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो। वो बैठ गया। ज़ीशान ने पूछा, तालीम याफ्ता हो? यस सर, बीए तक तालीम हासिल की है। फिर हालात ने मजबूर किया तो आगे ना पढ़ सका। मुलाजिमत कहीं मिलती नहीं, इसलिए टैक्सी चलाता हूँ। क्या तुम जानते हो कि ऐनी मेरी छोटी बहन है? जी हाँ जानता हूँ। इससे कैसे मुलाकात हुई थी? कल रात तकरीबन 1 बजे सी वेव के करीब एक छोटी सी बस्ती में थी। वहाँ मैं चाय की एक दुकान पर चाय पी रहा था। वो अचानक मेरी टैक्सी के पास आई और मुझसे मदद तलब की। मुझसे कहा मैं उरूज के पास हॉस्पिटल के क्वार्टर में पहुँचा दूँ। मैं इन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में इनके कज़न जव्वाद ने हमारा रास्ता रोक लिया। किसी ने ऐनी से अपने साथ चलने को कहा तो ऐनी ने इनकार कर दिया। तब वो रिवॉल्वर के ज़रिए ज़ोर पर इसे ले जाना चाहता था। इसने पहले मुझसे समझौता करना चाहा कि मैं इसे 1 लाख रुपये ले लूँ और ऐनी को इसके साथ जाने दूँ। मैंने धोखे से इसका रिवॉल्वर इससे छीन लिया। फिर इसकी कार के एक टायर को पंचर करके ऐनी को वहाँ से टैक्सी में लिया गया। ज़ीशान इसे टटोलती हुई नज़रों से देख रहा था। इसने कहा, 1 लाख रुपये बहुत होते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर की औकात से बहुत ज़्यादा होते हैं। तुमने ऐनी की खातिर 1 लाख रुपये 1 लाख क्यों छोड़ दिए? आप दौलत वालों से पूछें तो मैंने वो रकम छोड़कर बहुत बड़ी हिमाकत की। ईमान वालों से पूछे तो मैंने अपने ईमान का तकाजा पूरा किया है। तुमने जो नहीं की इसका कुछ सिला चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो फिर आज दिन के वक्त इससे मिलने क्यों गए थे? ऐनी ने फ़ोन नंबर दिया था और रब्ता करने को कहा था। जब मैंने रब्ता किया तब मुझे वहाँ बुलाया गया। मैं चला गया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। ज़ीशान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। फिर कहा, हेलो मैं ज़ीशान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इसके वालिद फलक आफ्ताब हयात की आवाज़ सुनाई दी। बेटे यहाँ दुर्दाना बेगम आई हुई हैं। अपने साथ बेटे और वकील को लाई हैं। इनसे कहें कि मैं दफ्तर से निकल रहा हूँ और आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। इसने रिसीवर रखते हुए पाशा जानी से कहा, मेरे साथ चलो। वहाँ दुर्दाना बेगम अपने बेटे जव्वाद के साथ आई हैं। तुम्हें इनके सामने बयान देना है। पाशा जानी उठकर खड़ा हो गया। फिर दोनों कमरे से बाहर निकलते चले गए। फलक सिकंदर हयात की ज़िंदगी में दुर्दाना बेगम भी इसकी कोठी की मालिका थी। सब इसके आगे अदब से सर झुकाते थे। फलक सिकंदर हयात की मौत के बाद इसकी कदर और कीमत गिर गई। दुर्दाना की तवक्को के खिलाफ महरूम ने अपनी जायदाद में से सिर्फ एक छोटी सी कोठी दी थी और 2 करोड़ रुपये दे दिए थे। वो अपनी कोठी में चली गई थी। कभी कभी ऐनी से मिलने आती थी तो रस्मी तौर पर इसका इस्तकबाल किया जाता था। इस वक्त भी दुर्दाना बेगम की आमद पर फलक आफ्ताब ने नागवारी से मुंह बनाया था। बेगम आफ्ताब ने साफ साफ कह दिया, ना आप तुम हमारी भाभी रही हो और ना ऐनी की माँ। और जो कल रात ऐनी के साथ सलूक हुआ है, इसके बाद हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपना दुश्मन समझते रहेंगे। वो मुस्कुरा कर बोली, कल रात कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ मैं इसकी वजाहत करने आई हूँ। जब गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी तो आप इस तरह नफरत से बात नहीं करेंगी। किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। सब मुंह बनाए बैठे रहे। वो बोली, कम से कम ऐनी को तो बुलाएं, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। फलक नाज ने कहा, अभी ज़ीशान आएंगे तो ऐनी इनकी मौजूदगी में यहाँ आएंगी, फिर आप इससे बातें कर सकेंगी। सौतेली माँ तो मुफ्त में बदनाम होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भी दूसरी सौतेली माँ की तरह ऐनी की दुश्मन हूँ। ये मरहूम अच्छी तरह जानते थे और आप लोगों ने भी देखा है कि मैंने एक सगी माँ की से भी बढ़कर मोहब्बतें दी हैं। वो ऐसे बैठे थे जैसे इसकी बातें ना सुन रहे हों। जव्वाद ने कहा, मम्मी आप खामखा बोल रही हैं ना, खामोश हो जाएं। यहाँ जो काम की बातें करनी है वो ज़ीशान के सामने होंगी। इसके बाद हम चले जाएंगे। वो सब चुप रहे तो थोड़ी देर बाद ज़ीशान
ड्राइंग रूम में आया। फिर इसने दुर्दाना और जवाद को देखकर दरवाजे की तरफ घूमकर कहा, पाशा जानी अंदर आ जाओ। पाशा ने अंदर आकर सबको देखा, फिर हाथ उठाकर सलाम किया। जीशान ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठो। वो बैठ गया। दुर्दाना बेगम के साथ एक शख्स काला कोट पहनकर आया था। इसने अपनी जगह से उठकर एक कागज़ जीशान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं इनका वकील हूँ और गवर्नमेंट से इनका ज़मानत नामा लाया हूँ। जीशान ने हाथ उठाकर कहा, ये ज़मानत नामा अपने पास रखे। जब मैं जवाद को गिरफ़्तार करूँगा तो फिर इसे पेश करना, अभी तो मैं इसे सवालात करूँगा। इसने जवाद की तरफ देखकर कहा, ये कल रात इन्हीं टैक्सी ड्राइवर के साथ अपनी सहेली उरुस से मिलने जा रही थी। तुमने इसका रास्ता रोका था? हाँ, मैंने इसका रास्ता रोका था। क्या तुम नहीं चाहते थे कि ऐनी घर वापस आ जाए? मैं चाहता था, इसलिए मैंने रास्ता रोका था। मुझे क्या मालूम था कि वो आधी रात को कहाँ भटक रही है। आपकी नहीं, मेरी भी बहन है। इसे घर वापस ले जाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता था, इसलिए इसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था। रास्ता रोकने के बाद तुम्हें मालूम हुआ कि ऐनी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तब तुमने क्या किया था? वही जो एक गैरतमंद भाई को करना चाहिए था। मुझे शुबा था कि ये टैक्सी ड्राइवर इसे बहला फुसला कर ले जा रहा है। अगर मैं इसे जबरन रोका तो मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में अगर मैं जबरन ना रोका तो मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। इसलिए मैंने रिवाल्वर दिखाकर इसका रास्ता रोकने की कोशिश की। जीशान ने सर घुमाकर पाशा जानी को देखा। पाशा मुस्कुराने लगा। जीशान ने पूछा, सिर्फ रिवाल्वर दिखाकर रास्ता रोकने का? इससे और भी कभी किसी तरह का समझौता ना करना चाहा था? जवाद ने ज़रा हिचकिचाते हुए अपनी माँ की तरफ देखा, फिर कहा, हाँ, मैंने सोचा खून खराबे से बात बिगड़ जाएगी और हम ख्वामखा किसी मुकदमे में फंस जाएंगे। इसलिए मैंने इस ड्राइवर को समझाया कि ऐनी को मेरे साथ जाने देगा तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। जीशान ने तंज़ लहजे में कहा, अच्छी खासी रकम? यानी तुमने कितनी रकम की ऑफ़र दी थी? तो फिर हिचकिचाते हुए बोला, यही कोई 1 लाख रुपये। क्या 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है? जब कोई मुजरिमाना लेन देन होता है तभी इतनी बड़ी रकम की ऑफ़र दी जाती है। जीशान साहब, आप मेरे जज्बात को समझे। मैं ऐनी को इज़्ज़त व आबरू से घर पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा दे सकता था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? इस ड्राइवर को यकीन नहीं था कि मेरे पास 1 लाख रुपये हैं। इसने कहा, डैशबोर्ड का खाना खोल कर देखो। इसने जब इस खाने को खोल कर देखा तो इसमें नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियाँ थीं। इतनी बड़ी रकम देखकर इसकी आंखें फटी रह गई। अचानक ही इसने मुझ पर हमला किया और मुझसे रिवॉल्वर छीन कर कहा, जब मैं पूरी की पूरी रकम ले सकता हूँ तो 1 लाख रुपये पर समझौता क्यों करूँ? इसने तमाम रकम को समेट कर अपने लिबास के अंदर ठूंस लिया, फिर मेरी गाड़ी के पहिए को गोली मारकर बेकार कर दिया। पाशा जानी ने अपनी जगह से उठकर कहा, सर, ये झूठ कह रहा है। मैंने इसकी रकम को हाथ भी नहीं लगाया था। जीशान ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, पाशा, खामोश बैठे हो रहो। जब तुमसे कुछ पूछें तब अपनी सफाई में कुछ कहना। पाशा खामोशी से बैठ गया। जीशान ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, मम्मी, ऐनी को बुलाएं। ऐनी तो पाशा जानी का नाम सुनते ही चली आई थी। दरवाजे के पीछे खड़ी इसे देख रही थी। अगर से साफ तौर से देख नहीं सकती थी, वो धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इसके लिए यही वो था कि इसके घर आया हुआ है। वो ड्राइंग रूम में आते हुए बोली, भाईजान, मैं यहाँ हूँ, इनकी तमाम बातें सुन रही हूँ। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। पाशा जानी ने इनसे रिश्वत के तौर पर 1 रुपया भी नहीं लिया। दुर्दाना बेगम ने उठते हुए कहा, बेटी, तुम्हें तो नज़र नहीं आ रहा। फिर वो रात के वक्त था, तुम कैसे देख सकती थी? ये तमाम रकम लूट कर लिबास के अंदर छुपा कर ले आया था और तुम्हें मालूम भी ना हो सका। जीशान ने कहा, दुर्दाना आंटी, मैं पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूँ, जब तक मैं कोई बात ना पूछूँ आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके लिए खामोश बैठी रहें। दुर्दाना बेगम ने अपने सोफे पर बैठ गई। ऐनी अपनी फुप्पू फलक नाज के पास आकर बैठती क्यों वहाँ पाशा जानी किसी हद तक करीब था और वाज़ह तौर पर इसे दिखाई दे रहा था। जीशान ने पूछा, ऐनी, जब ये दोनों एक दूसरे से समझौता कर रहे थे या लड़ झगड़ रहे थे, तुम इस वक्त कहाँ थी? मैं टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी थी। हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जब दोनों में लड़ाई हो रही थी तो
थोड़ी देर बाद मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। इसके बाद पाशा जानी अपनी टैक्सी में आकर बैठ गए। उन्होंने बताया कि जव्वाद की गाड़ी का एक पहिया बेकार कर दिया और अब हमारा ताक़ब नहीं कर सकेगा। जब करीब आकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया तो क्या तुमने इसके पास नोटों की गड्डियाँ देखी थी? नहीं, मैंने नहीं देखी थी। हो सकता है इसने लिबास के अंदर ही इस रकम को छुपा लिया हो। मैं यकीन नहीं करूँगी। पाशा साहब ने अपने अमल से साबित किया है कि ये नेक और ईमानदार हैं। मैं जवान हूँ, दौलतमंद हूँ, ये मुझसे फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और उसके पास पहुँचने के बाद टैक्सी का किराया भी नहीं लिया। दुर्दाना बेगम ने कहा, जब 8 लाख रुपए हाथ लग गए थे तो किराया क्या लेता? जब ये इतनी बड़ी रकम चुरा कर ले गया तो इसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई गई? जव्वाद ने कहा, कैसे दर्ज कराई जाती? मैं तो गाड़ी का पहिया बदलने में लगा रहा। बड़ी मुश्किलों से गाड़ी चलने के काबिल हुई थी। घर आकर पता चला कि मम्मी को और मुझको इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि हमने आईनी को अगवा करने की कोशिश की थी। जव्वाद ने कहा, कैसे दर्ज कराई जाती? दुर्दाना बेगम ने कहा, हम सौतेले हैं, हम पर आसानी से इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। 8 लाख रुपए की क्या अहमियत है? हम इससे ज़्यादा रकम आईनी पर निछावर करके खैरात कर सकते हैं। हम तो इस उलझन में रहे कि किसी तरह अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात मिटाएं और ये साबित करें कि हमारे खिलाफ़ भी साजिश हो रही है। हमें ख्वाह बदनाम किया जा रहा है। जव्वाद ने कहा, आप कहते हैं कि हमने चोरी के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? अब तो आपके सामने हकीकत पेश की जा रही है और ये जो लूट कर जाने वाला है, मेरे 8 लाख रुपये ले जाने वाला है, आपके करीब मौजूद हैं। इसका मुहासबा क्यों नहीं कर रहे हो? आईनी ने कहा, तुम्हारे कहने से पाशा का मुहासबा नहीं किया जाएगा। दुर्दाना बेगम ने पूछा, ये तुम टैक्सी ड्राइवर को पाशा साहब क्यों कह रही हो? क्या टैक्सी चलाने वाले इज़्ज़त के काबिल नहीं होते? क्या इनका एहतराम नहीं करना चाहिए? और फिर ऐसे शख्स जिन्होंने मुझे इज़्ज़त और आबरू से उरूज के पास पहुंचा दिया था। इसके अलावा ये आपके बेटे जव्वाद से ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और एक बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। फलक नाज ने कहा, जब हमारी आईनी कह रही है कि पाशा साहब काबिल एहतराम है तो फिर हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। इनका मुहासबा नहीं किया जाएगा। ज़ीशान ने कहा, खुदा के लिए आप सब खामोश हो जाएं। मैं मुहासबा सबका होगा, पाशा जानी का भी होगा। वो सब खामोश हो गए। आईनी पाशा को देखने लगी। ज़ीशान ने पाशा की तरफ घूम कर पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुमने इनके 8 लाख रुपये नहीं लिए? मैं खुदा को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ, मैंने जव्वाद से 1 रुपया भी नहीं लिया है। 8 लाख तो बहुत होते हैं। हम पुलिस वाले हैं, सिर्फ तुम्हारे बयान पर यकीन नहीं करेंगे, अपने तौर पर तफ्तीश करेंगे। बेशक आप जिस तरह चाहें, मालूम करना चाहें, मैं हाजिर हूँ। मैं और मेरे सिपाही तुम्हारे घर जाकर वहाँ की तलाशी लेंगे। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आप अभी मेरे साथ चलें। दुर्दाना बेगम ने कहा, रकम कल रात की चोरी हुई थी। अब तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके हैं। क्या 20 घंटों में वो रकम इसने अपने घर में छुपा कर रखी होगी? चोर डाकू ऐसे अनाड़ी नहीं होते। ज़ीशान ने सख्ती से कहा, आप चुप रहेंगी या नहीं? पुलिस वाले भी अनाड़ी नहीं हैं। महल्ले पड़ोस वालों से मालूमात हासिल करेंगे। जिन लोगों से पाशा जानी का रहन रहता है, इनसे भी बहुत कुछ मालूम हो सकेगा। फिर इसने पाशा की तरफ घूम कर पूछा, क्या तुम्हारे बैंक का अकाउंट है? पाशा जानी ने चौंक कर सर उठाया। इसे देखा, फिर एक बैंक में मेरा अकाउंट है। मैं पाशा जानी के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब इसकी शामत आ गई थी। बेचारा उरूज और आईनी के दरमियान हीरो बन रहा था। अब ज़ीरो बनने का वक्त आ गया था। ज़ीशान ने कहा, मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करूँगा। वो ज़रा परेशान होकर बोला, जी हाँ, बेशक देख लें। मैंने आज सुबह ही अपने अकाउंट में 7.5 लाख रुपए जमा किए हैं। ये बात सुनते ही सबने चौंक कर पाशा जानी की तरफ देखा। आईनी के दिमाग में धमाका सा हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर के पास आज सुबह 7.5 लाख रुपए कहाँ से आ गए, जबकि पिछली रात जव्वाद के बयान के मुताबिक इसके 8 लाख रुपये चोरी हुए हैं। वो परेशान होकर बोली, पाशा ये तुम क्या कह रहे हो? दुर्दाना बेगम ने कहा, अब ये सच बोलने पर मजबूर है। इसने समझ लिया है कि ज़ीशान इसका बैंक अकाउंट चेक करेगा, हकीकत सामने आ जाएगी।
और हमारा इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होगा। पाशा जानी ने कहा, आपका इल्ज़ाम गलत है, मैंने आपके बेटे की रकम नहीं चुराई। ज़ीशान ने सख्त लहजे में पूछा, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो अचानक इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? पाशा जानी ने कहा, सर आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ, ये रकम मेरी अपनी है। मैं लाहौर से लेकर आया हूँ, कल सुबह की ट्रेन से यहाँ आया था। मुझे कल ये रकम जमा कराने का मौका नहीं मिला। मैंने आज सुबह 7.5 लाख रुपए जमा किए हैं। जवाब ने तंज़ी अंदाज में पूछा, क्या लाहौर में तुम्हारी लॉटरी निकली थी? वो इनकार में सर हिलाकर बोला, लॉटरी नहीं, ये मेरे महरूम अब्बू की मेहनत की कमाई है। वो ज़ीशान को देखते हुए पूछा, हम कोई लखपति नहीं है, लेकिन हमारे अब्बू ने हमारे लिए एक मकान छोड़ा था। जब अम्मी का इंतकाल हो गया तो मैंने सोचा वो मकान फ़रोख्त करके यहाँ कोई अपना दूसरा कारोबार शुरू करूँगा। ज़ीशान ने पूछा, अच्छा तो तुमने वो मकान 7.5 लाख में फ़रोख्त कर दिया? 8 लाख में फ़रोख्त किया था। वहाँ मैंने कुछ लोगों से ख़र्च लिया था। इस खर्च की अदायगी में 50,000 खर्च हो गए। बाकी 7.5 लाख रुपये आज सुबह मैंने बैंक में जमा किए। ऐनी ने कहा, भाईजान आप यकीन करें, पाशा साहब कभी झूठ नहीं कहते हैं। प्लीज़ ऐनी ज़रा खामोश रहो, मुझे अपने तौर पर सवालात करने दो। फिर इसने पाशा से कहा, तुम मकान फ़रोख्त करके आए हो, इस फ़रोख्तनामे की फ़ोटो स्टेट कापी तुम्हारे पास होंगी? जी हाँ, मेरे घर पर मौजूद हैं, आप अभी चल कर देख सकते हैं। ज़ीशान के महतद और सिपाही बाहर खड़े हुए थे। इसने महतद को बुलाकर कहा, इसे अपने सिपाहियों के साथ पाशा जानी के घर जाओ, इसके पास अपनी जायदाद फ़रोख्त करने के कागजात हैं, वो कागज़ यहाँ ले आओ। पाशा जानी इस सब महतद के साथ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। आते में एक वैन खड़ी थी। महतद ने इससे कहा, पीछे सिपाहियों के साथ बैठ जाओ। वो बैठ गया। महतद अगली सीट पर आ गया। फिर वो वैन वहाँ से चल पड़ी। मैं मुक़द्दर हूँ और कभी कभी लोगों की तबीयत मकदर कर देता हूँ, कभी साथ देते देते इनका साथ छोड़ देता हूँ। मैं पाशा जाने से पहले इसके घर पहुँच गया। वो पुलिस वालों के साथ अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। फिर इसने एक छोटी सी अलमारी खोला। इसमें एक छोटा सा सेफ था। वो इसमें से अपने अहम कागजात रखता था। इन अहम कागजात में इसके स्कूल व कॉलेज के सर्टिफिकेट भी थे। इसके महरूम बाप की कुछ डायरियाँ भी रखी थी। टैक्सी का लाइसेंस, दूसरे ज़रूरी कागजात भी थे और इस फ़रोख्तनामे की फ़ोटोस्टेट कापियाँ भी थी। वो एक फ़ाइल और एक कागज़ उठाकर देखने लगा, परेशान होने लगा। महतद इसके खड़ा हुआ था। इससे ने पूछा, क्या हुआ? इसने परेशान होकर महतद को देखा, फिर सेफ बनकर के अलमारी की दूसरे हिस्सों की तलाश करने लगा। वो वहाँ होता तो इसे मिलता। इसने अपनी एटीजी खोली। वो लाहौर से अपना सामान एटीजी में लाया था। ख्याल था कि भूल से वो कागज़ में रह गया है, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। लाहौर में उरूज की इश्क ने उलझा दिया था। वो जल्द से जल्द मकान फ़रोख्त करके कराची आना चाहता था और इसे जी भर कर देखना चाहता था। मुलाकात करके इसने बातें करना चाहता था। इसे उरूज की तलब थी। इस कागजात की अहमियत नहीं थी, इसलिए शायद वो कागजात वहीं भूल कर आ गया था। महतद ने तंज़ी अंदाज में कहा, अब ढूंढने के लिए फ़र्श रह गया है, इसे भी खोद कर देख लो। वो बेबसी से बोला, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, मैं 2 अहम कागजात लाहौर में भूल आया हूँ। वो बोला, मैं तो क्या एसपी साहब भी यकीन नहीं करेंगे। कोई अदालत सबूत के बगैर सच्चाई को तस्लीम नहीं करती है। अब चलो यहाँ से। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में इनके साथ चलता हुआ बाहर आया, दरवाजे को ताला लगाया, फिर इनके साथ वैन में बैठकर वापस जाने लगा। मैं मुक़द्दर हूँ। ये दिलचस्प मुक़द्दर नावल का पार्ट्स जारी है। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। और अगर नावल पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और कमेंट भी कीजिए ज़रूर। मैं आपको लाइक कीजिए और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा कमेंट का। अल्लाह हाफिज़।